नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद दुआ आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के तहत आज अपना एक और नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। इससे पहले हमने प्रतिरोधक नामक चैप्टर को बहुत अच्छे से पूरा किया है। चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद जिन बच्चों ने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में एनरोल किया है, उनको सारी की सारी उस चैप्टर की पीडीएफ को एक साथ इकट्ठा रिवाइज करना है। चैप्टर कंप्लीट होते ही लास्ट वीडियो के जस्ट बाद आपको सारी पीडीएफ को इकट्ठा पढ़ना होता है और वीक में एक ऐसा डे, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, जो भी डे आप डिसाइड करते हो, उस दिन आपको जितना सिलेबस हो चुका है, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 10 चैप्टर, सारी की सारी पीडीएफ को जस्ट उंगली की ऐसे घुमानी है उंगली। हाँ, ये पढ़ा है, ये इस टॉपिक में ये था, इसमें ये था, ये था। अगर इस प्रकार की आप एक्टिविटी करते हो और साथ-साथ मॉक टेस्ट लगाते हो, तो 70 नंबर की इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी में आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा, ह्यूमन एरर को छोड़कर। आउट ऑफ सिलेबस 3-4 क्वेश्चन आते हैं, देखो उसमें ना आपका बस, ना मेरा बस, लेकिन उन क्वेश्चनों को भी आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी सोल्व कर जाओगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एज़ पर डेमो के तौर पर जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ और या फिर नया चैप्टर के साथ-साथ कोई बीच में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिसको मैं उसी क्लास में पूरा करवा सकूँ, उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे लेके आता हूँ, ताकि बच्चों को रियलाइज़ हो कि ये जो आपका फाउंडेशन बैच है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जो मात्र ₹499 में हाल-फिलहाल में चल रहा है, अपनी ऐप पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो वन फॉर ऑल है, चाहे आप हरियाणा के एएलएम, एसआई, जेईई की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर, एमपी लाइनमैन, पंजाब लाइनमैन अच्छी खासी पोस्टें आ रही है, तो उसके तहत भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वन फॉर ऑल है। इसको करने के बाद आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन उसके साथ आपको मेरे एक टास्क करना है, वो है आपको रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन और मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐप पे ही आपको वीर कॉन्सेप्ट अपनी ऐप है, उसी पे आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे। हरियाणा के एग्ज़ाम जो है उसमें एएलएम, एसए और जेईई के उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 70 की टेक्निकल थ्योरी है ना? 70 की टेक्निकल थ्योरी है, 10 का कंप्यूटर है, 10 की मैथ रीज़निंग, 5 की हरियाणा जीके, 5 की इंडिया जीके। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 100 नंबर का मॉक टेस्ट और कुल मिलाकर 50 मॉक टेस्ट बना रखे हैं 99 रुपीज़ में। टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएँगे और इन टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि इनमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। 3500 क्वेश्चन जो टेक्निकल के हैं वो भी प्रीवियस ईयर के हैं, 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के, साथ में 1000 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 1500 कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ दी जा रही है। हरियाणा जीके और इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर के कुल मिलाकर 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ इन्हीं मॉक टेस्ट के साथ आपको मिल जाएगी। तो इस पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, साथ-साथ थ्योरी कर लीजिए मात्र ₹499 में, साथ में ये मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ₹600 की कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी, अगर आप लोग टेक्निकल किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस आपको मेहनत करनी। तो आज अपना जो चैप्टर है वो है संधारित्र। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। संधारित्र क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा छोटा-सा इंट्रोडक्शन, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग के 2-4 मिनट आप सुन लोगे, तो आगे चलकर इस चैप्टर के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का ओवरव्यू मिल जाएगा, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हुए चलेंगे। जो हमने प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोधक, वो पदार्थ का एक टुकड़ा प्रतिरोधक था। उस पदार्थ के टुकड़े का जो धारा के प्रवाह को विद्युत के मतलब धारा का प्रवाह जो होता है, उस धारा के प्रवाह को रोकता है और विद्युत को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करता है। ये जो प्रतिरोधक जो पदार्थ का टुकड़ा है और जो ये काम करता है, उस काम को उस प्रतिरोधक की रेजिस्टिविटी से हमने रिप्रेजेंट किया। यानी कि प्रतिरोधक पदार्थ का टुकड़ा और उसका जो गुण है जिसे आप रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना? जिसे प्रतिरोधकता के नाम से जानते हो, वो उसका गुण है। यानी कि पदार्थ का टुकड़ा और वो उसका गुण। तो ठीक उसी प्रकार से हम एक पदार्थ का टुकड़ा और बनाने वाले हैं, जो किस नाम से जाना जाएगा? कैपेसिटर के नाम से जाना जाएगा, संधारित्र के नाम से। और उसके अंदर एक गुण मौजूद होगा। तो रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर रेजिस्टिविटी है, कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस है। एक और आगे चलकर नया चैप्टर जब पढ़ेंगे इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस है। यानी कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये तो पदार्थ के टुकड़े हैं और इनके जो अंदर गुण है, जैसे रजिस्टर के अंदर गुण क्या है? रेजिस्टिविटी का, धारा के प्रवाह को रोकने का। कैपेसिटर के अंदर गुण क्या है? कैपेसिटेंस का।
ये कैपेसिटेंस के अंदर क्या गुण है पता है? ये इसके अंदर ये गुण है कि ये आपके विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत के क्षेत्र में स्टोर करता है, यानी कि विद्युत आवेश को स्टोर करता है। ये गुण वगैरह सारा कुछ बताऊंगा मैं और याद भी कराऊंगा, लेकिन बस एक ये तो विजन क्लियर कीजिए ना कि रजिस्टर रेजिस्टिविटी, रजिस्टर का गुण रेजिस्टिविटी, धारा के प्रभाव को बाधा डालना। कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस, धारिता जिसे बोलते हैं, ये विद्युतीय मतलब विद्युत आवेश को स्टोर करने का इसके अंदर गुण है। तो आगे चल के जब नया चैप्टर पढ़ेंगे इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर गुण होता है वो इंडक्टेंस। प्रेरण, प्रेरण के अंदर है प्रेरणीय, मतलब जिसे आप ओवरऑल मतलब पढ़ते हो कि भाई प्रेरण है और उसके अंदर प्रायिकता होती है, वो उसका गुण हो जाएगा। तो हमें पहले कैपेसिटर का निर्माण करना है, जिस प्रकार से हमने रजिस्टर का निर्माण किया वैसे ही कैपेसिटर का निर्माण करना है। इसमें मोटा-मोटा मैं उसके गुण के बारे में बता दूंगा, लेकिन आगे चलकर पूरा निर्माण के बारे में बताने के बाद किस प्रकार से ये आपका संधारित्र कार्य करता है, ये बताने के बाद फिर इसके गुण को अलग से हाईलाइट कर कर धारिता जो इसके अंदर गुण है कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर गुण है कैपेसिटेंस, सारा कुछ याद कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये फिर कैपेसिटेंस किस चीज पर निर्भर करेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये 3 टॉपिक आज की इस क्लास में अच्छे से हमें कवर करने हैं। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का गुण, धारिता क्या है, कैपेसिटेंस, और वो कैपेसिटेंस किन चीजों पे निर्भर करती है, ये वाले कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में कवर करवाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर नामक चैप्टर की इस पहली क्लास में आपको ओवरऑल ये समझाया जाएगा कि आखिरकार ये कैपेसिटर है क्या। जैसे हमने रजिस्टर नामक चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसकी क्लास मैंने डेमो के तौर पर डाली थी, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि रजिस्टर रजिस्टिविटी, रजिस्टर को ओम में मापते हैं, रजिस्टिविटी को हम ओम मीटर में मापते हैं। फिर रजिस्टर को अच्छे से बताने लग गया, फिर रजिस्टिविटी को दोबारा से बताया। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आसान है, सुनने मात्र से भी याद हो जाएगा। और देखो रजिस्टर है उसको तो हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइंस में भी पढ़ा है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो भी 9th-10th में हल्का फुल्का हमने फिजिक्स में पढ़ लिया था। लेकिन कैपेसिटर भी आया था, लेकिन वहां इतने कैपेसिटर पे हम ध्यान नहीं देते, ना ही इंडक्टर पे हम ध्यान देते। तो आपके लिए थोड़ा सा अननोन हो सकता है, लेकिन इतना अननोन नहीं है कि आप इसे याद ना कर पाओ। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है कि क्लास में लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है। लिखने में जितना टाइम हम खराब करते, वो ऑलरेडी आपको पीपीटी के तौर पर मैंने स्लाइड लगा रखी है पीडीएफ। अब फोकस किस पे किया जाएगा, बार बार चीजों को रिपीट करने में। कोई चीज़ नहीं आएगी तो वहाँ पर मैं रुकूँगा, ठहरूँगा, उस चीज़ को तोड़ूँगा, आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ एक बच्चे जो नए हैं, जो देख रहे हैं, तो वो ये ना सोचे कि भई यार ये इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं सर? इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि आपके माइंड में उस चीज़ को सेट किया जाए। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं किसी अचालक पदार्थ से पृथक, अचालक पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह ना हो सके, निष्क्रिय पदार्थ होता है। पदार्थ से पृथक की गई 2 चालक प्लेट, चालक पदार्थ जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए। यानी कि ये कह रहा है कि 2 चालक प्लेट है, उन 2 चालक प्लेटों को अचालक पदार्थ से अलग कर दिया जाए। है ना? 2 चालक प्लेट हो गई, ये वाली दोनों प्लेट हो गई, लिख देते हैं थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का। ये कौन-सी हो गई? ये आपकी चालक प्लेट हो गई। ये क्या है जी? ये आपकी चालक प्लेट है। और नीचे वाली भी आपकी क्या है? ये भी आपकी चालक प्लेट है। वो कह रहा है कि 2 चालक प्लेटों को अचालक पदार्थ से पृथक कर कर, यानी कि पृथक मतलब अलग कर कर, प्लेट 2 अचालक चालक प्लेटों को चालक प्लेटों को अचालक पदार्थ से पृथक कर कर निर्मित की गई ऐसी युक्ति जो, भाई निर्माण तो हो गया, 2 चालक प्लेटों को अचालक पदार्थ बीच में डाल के सैंडविच के तौर पर बना दिया, कैपेसिटर का निर्माण हो गया। लेकिन ऐसी युक्ति जो विद्युतिक आवेश को एकत्रित करती है, उसे हम कैपेसिटर यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन को छोड़िए। कैसे निर्माण करेंगे? 2 चालक प्लेट लेंगे, जैसे ये मेरे दोनों हाथ है वो चालक प्लेट हो गई, और उसके बीच में ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक रंग का, ये आपका अचालक हो गया, सैंडविच के तौर पर बना दिया। तो 2 चालक प्लेटों के बीच में एक अचालक पदार्थ डालकर हमने किसका निर्माण किया? एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया। ये युक्ति तो बन गई जिस प्रकार से रजिस्टर बना, तो उसके रजिस्टर क्या है? पदार्थ का टुकड़ा है। कैपेसिटर क्या है? एक पदार्थ का टुकड़ा है। लेकिन अब इसके गुण के बारे में बोल रहा हूं, देखो ये 2 चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ से बन गई एक युक्ति, जो, अब गुण के बारे में बोल रहा हूं, जो विद्युतिक आवेश को एकत्रित करता है। रजिस्टर पदार्थ का वह टुकड़ा है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, वो विरोध करता है, वो उसकी रजिस्टिविटी है। जो विद्युतिक आवेश को स्टोर करता है, वो इसकी क्या है? कैपेसिटेंस है, धारिता है।
यानी कि पदार्थ का टुकड़ा। कैसे बनेगा ये पदार्थ का टुकड़ा? दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भर के इसका निर्माण किया जाएगा, जो किसको स्टोर करेगा? जो विद्युतिक आवेश को एकत्रित करेगा, उसे हम कैपेसिटर यानी कि संधारित्र कहते हैं। डेफिनेशन, टुकड़ा भी बन गया पदार्थ का, कैपेसिटर भी बन गया और गुण भी बता दिया। अब इस गुण को बारे में थोड़ा सा अलग से बताया। संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता, जो ये आपका संधारित्र है ना, जो किसको एकत्रित करता है? विद्युत आवेश को एकत्रित करता है। एकत्रित करने की क्षमता को हम कैपेसिटेंस यानी कि धारिता कहते हैं। विद्युत आवेश को एकत्रित करने की इस गुण को क्या कहा जाता है जी? इस गुण को कैपेसिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कैपेसिटेंस, यानी कि उसे धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धारिता कहते हैं। अभी फिलहाल तुमको लगा विद्युत आवेश, तो ये दो चालक प्लेटों के बीच में आपने अचालक पदार्थ भर दिया और ये एक युक्ति बन गई जो विद्युत आवेश को एकत्रित करेगा। आगे चलकर अगले पेज पे बताऊंगा कि ये तो विद्युत आवेश, आवेश भी तो दो प्रकार के हैं ना। एक आवेश जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, जिसे आप डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का जन्म मानते हैं, गतिक विद्युत की बन जाती है। लेकिन एक ऐसा भी आवेश होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाता, उसे आप स्टैटिक विद्युत कहते हैं, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जन्म देता है वो। तो ये स्थैतिक विद्युत का निर्माण करता है। दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरकर जो आप आवेश, विद्युत आवेश को एकत्रित करेंगे, तो कौन सा आवेश एकत्रित करेंगे? स्थैतिक विद्युत आवेश को एकत्रित करेंगे। अगले पेज पे मिलेगा, अभी परेशान नहीं होना। और जब स्थैतिक विद्युत होगा तो इसका मतलब वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं होने देगा। बताऊंगा अगले पेज में, फिलहाल तुम ध्यान रखना। किसी अचालक पदार्थ के द्वारा दो चालक प्लेटों को अलग कर बनाई गई ऐसी युक्ति जो विद्युतिक आवेश को एकत्रित करती है। ये एकत्रित करने का जो गुण है, संधारित्र के द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। कैपेसिटेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रजिस्टिविटी, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की गुण क्या है? कैपेसिटेंस है। यानी कि संधारित्र का गुण क्या है? धारिता है। रजिस्टर का गुण क्या है? रजिस्टिविटी। कैपेसिटर का गुण क्या है? कैपेसिटिविटी। ये गुण है जो विद्युत आवेश को एकत्रित करता है। ठीक है, फिर कहता है धारिता का मात्रक फेराड है। ये फेराड लिख रखा है, इसको सही कर लेंगे। धारिता का मात्रक क्या है? फेराड है। अब याद करो, जब मैं आपको, जो बच्चे फाउंडेशन बैच से उनको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जब मैं आपको आवेश पढ़ा रहा था तो आवेश के मात्रक में हमने एसआई मात्रक तो कूलाम देख लिया, सीजीएस मात्रक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देख लिया, एक मात्रक मैंने बताया था कि फेराडे है। आवेश का एक मात्रक क्या था? फेराडे। और फेराडे आवेश का बहुत बड़ा मात्रक था क्योंकि एक फेराडे में 96,500 कूलाम आते थे। वो आवेश में था। मैंने वहां फेराड लिख रहा था लेकिन लिखा नहीं, मैंने कहा कंफ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि फेराड आपका धारिता का मात्रक है। धारिता क्या है? किसी कैपेसिटर के अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर वो गुण जिसकी वजह से विद्युत आवेश एकत्रित होता हो, इकट्ठा होता हो, स्टोर होता हो, उस गुण को हम धारिता कहते हैं। तो धारिता को हम किस में मापते हैं? धारिता को हम फेराड में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? फेराड में। तो फेराड एफ से स्टार्ट होता है, तो फेराड को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एफ, एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। धारिता आपकी कैपेसिटेंस सी से स्टार्ट होती है, तो धारिता को आप सी से रिप्रेजेंट कर दोगे, ये आगे लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ इतना मिक्सअप नहीं कर। समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गई, गुण भी समझ में आ गया। डेफिनेशन के तौर पर क्या कहेंगे? रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाएगा। दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरकर एक युक्ति बनाएंगे जो विद्युत आवेश को एकत्रित करेगी, उसे हम कैपेसिटर कहेंगे। ये इधर से ना सन आ रहा है, देखो मेरे फेस पे इतना सफेद हूँ मैं, आप हल्के में मत लेना, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मजाक कर रहे हैं भाई। फिर क्या कहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो विद्युत आवेश को एकत्रित करने का गुण है उसे हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये गुण हो गया। इस कैपेसिटेंस को हम किस में मापेंगे? इसको हम फेराड में मापेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि सर ये चालक प्लेट हम किसकी बनाएंगे? चालक है तो धारा का प्रवाह होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? हम धातु का यूज करेंगे, कोई मेटल का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो धातु हैं वो सारी की सारी क्या है? चालक है। पिछले वाले टॉपिक में रजिस्टर से पहले हमने क्या पढ़ा था? इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ा था, उसमें सारे डिटेल से बता के आया हूँ। जितने भी चालक है उसकी 16-17 की लिस्ट, कुचालक में 18 से 19 की लिस्ट, और आपके सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में 3 से 4 की लिस्ट बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। तो चालक प्लेट में हम धातु लेंगे, कोई अचालक में हम ऐसी लेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हो। देखो नाम भी लिख रखा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ऐसा कोई मटेरियल जो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? पेरा विद्युत सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जो विद्युत धारा को रोके रखने की क्षमता रखता है। विद्युत धारा को रोके क्यों रखना है? क्योंकि भी विद्युत धारा मतलब एक प्रकार का चार्ज। कैसा चार्ज? तो थोड़ी देर में पता लगेगा, स्टैटिक विद्युत चार्ज। ये स्टैटिक विद्युत चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर स्टोर करना है। इसी वजह से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे ताकि विद्युत धारा को अपने अंदर रोके रखे, स्टोर करके।
क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, कौन कौन से चालक प्लेट लेंगे। संधारित्र में चालक प्लेटों के लिए टीन, एल्यूमिनियम, किसका प्रयोग किया जाता है भाई? टीन या एल्यूमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसी धातुओं का। मैंने क्या कहा था? धातु ही चालक, मतलब ज्यादातर चालक के तौर पर हम किसका यूज करते हैं? धातुओं का, मेटल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितनी भी मेटल है, ऑलमोस्ट सभी मेटल आपकी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है, अच्छी कंडक्टर होती है। और इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल कौन सी है? वो है जी आपकी सिल्वर। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। समझ गए? और एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो मरकरी है। कमेंट करके बताइए जो बच्चे फाउंडेशन बैच के हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं जो बच्चे, बताना जरा पारा मरकरी का इसका गलनांक बिंदु क्या है? बताना जरा कमेंट करके, देखता हूं मैं कितना याद है। तो हमने इसमें मेटल का प्रयोग किया, यानी कि हमने धातु का प्रयोग किया। प्लेट के तौर पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? धातु। और धातु में हमने किसका? एक तो है जी टीन। अच्छा याद है क्या? टीन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन टीएन नहीं है, एसएन है। और दूसरा यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम, एएल। और जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देखते आ रहे हैं, एक बार वीडियो को यही रोककर आंख बंद कर कर इन सब की प्रॉपर्टी याद करो। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्या थी? आंख बंद करके। अच्छा, एल्यूमिनियम कंडक्टेंस मतलब चालकता के मामले में फोर्थ पोजीशन पे है। रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोधकता इसकी चौथे नंबर पे हाई है। फिर इसकी चालकता का हमें पता है कि कॉपर की तुलना में 60% है, गलनांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, इसके हम सिरों पर ही लाइन बनाते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टीम रोल ऐसे आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ये अपने पूरे सिलेबस के दौरान रिपीट होते रहेंगे। तो जहां भी आपको वो इंजीनियरिंग मटेरियल नजर आए, तो उससे रिलेटेड जितना भी सारा आपने पहले पढ़ा है उसको जस्ट रिवाइज कीजिए। ठीक उसी प्रकार से आप टीन को किसके साथ? टीन को लेड के साथ हम क्या बनाते हैं? फ्यूज वायर बनाते हैं। तो इसके भी सारे पॉइंट आपको अभी याद आने चाहिए, लेकिन यहाँ हम कैपेसिटर पे तो यहीं रहेंगे। तो हमने दो चालक प्लेट किसकी? धातु की। धातु में किसकी? टीन और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया। ये जो चालक प्लेट है ना, ये पीटीसी नेचर की है। क्या यही दो चालक प्लेट पीटीसी नेचर की है? नहीं भाई, जितनी भी धातुएं होती है जो धारा के प्रवाह करवाते हैं, चालक सारे के सारे पीटीसी नेचर के होते हैं। चालक सारे के सारे पीटीसी नेचर के होते हैं। संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक, क्योंकि प्लेट आपकी किसकी बना दी है भाई? प्लेट आपने किसकी बनाई है? प्लेट आपने धातु की बनाई है। प्लेट किसकी बनाई है? ये जो संधारित्र की प्लेट है, ये प्लेट आपने किसकी बनाई है? धातु की बनाई है। और जितनी भी धातु है वो क्या, उनका ताप गुणांक कैसा होता है? उनका ताप गुणांक हमेशा पीटीसी नेचर का होता है। उनका ताप गुणांक कैसा होता है? पीटीसी नेचर का होता है, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस बात का मतलब ये है कि भी टेम्परेचर के बढ़ने पर इनके प्रतिरोध का मान, इनके रेजिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। और टेम्परेचर के घटने पर इनके प्रतिरोध का मान घट जाता है। इसी वजह से जितने भी चालक होते हैं, चालक में मेनली क्या होता है? चालक में मेनली तो धातु होती है, मेटल होते हैं। तो वो सारे के सारे चालक यानी कि मेटेलिक धातु है, वो सारी की सारी कैसी होती है? पीटीसी नेचर की होती है। इस वजह से ये जो दो चालक आपने यूज की है, मेटल और एल्यूमिनियम, ये दोनों प्लेट भी कैसे नेचर की होगी? पीटीसी नेचर की होगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो एक बार इसके अंदर जाके जो चार्ज स्टोर हो गया, अब बाहर वाली प्लेट अड़ के खड़ी हो जाएगी। नहीं, अब बाहर नहीं जाना, स्टोर हो गया, अब बाहर नहीं आने देंगे। यानी कि वो अब जो चार्ज अंदर स्टोर हुआ उसके प्रवाह को रोक देंगे और कैपेसिटर, समझ गए? पहले पहले इन्होंने जाने दिया, चार्ज को अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर स्टोर कर लिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ के अंदर गुण क्या है? अचालक पदार्थ के अंदर गुण है कि वो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि इसका पेरा विद्युतिक सामर्थ्य है, वो उसका गुण होता है कि वो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके रखता है, धारा के प्रवाह को नहीं होने देता। तो पहले आके स्टोर कर लिया, फिर ये चालक प्लेट दोनों पीटीसी की नेचर की है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो अब ये धारा के प्रवाह को वापस नहीं आने देंगे, कैपेसिटर को डाल, ठीक है, कुछ समय तक। फिर कहते हैं जबकि पेरा विद्युतिक माध्यम, जो कुचालक पदार्थ आपने यूज किया है ना, अचालक पदार्थ आपने यूज किया है के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है जी? माइका, अभ्रक, एबोनाइट, वायु। अब रोक के आंख बंद करके और याद कीजिए। अच्छा, माइका, अभ्रक, इसका जो पेरा विद्युतिक सामर्थ्य था वो, है ना, एबोनाइट, माइका मतलब एबोनाइट, अभ्रक, माइका, एबोनाइट, या फिर आप वायु, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एबोनाइट ट्रिक बनाई थी, एब करते हैं नाइट को 30 से 40, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केवी पर एमएम में मापते हैं। अच्छा, वायु, वायु तो आपकी शुष्क वायु होनी चाहिए, इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 से 3 केवी पर एमएम। तो ऐसे जब भी कोई चीज पीछे पड़ी हो, आंख बंद करके रुकिए
और उसको रिवाइज कीजिए। पर यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर हो गई कि जो हमने बताया था कि ये कैपेसिटर का निर्माण कैसे होता है, दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरकर। तो चालक प्लेट किसकी है? मेटेलिक। कौन सी? टीन और एल्यूमिनियम। किस नेचर की? पीटीसी नेचर की। अचालक पदार्थ में क्या भरेंगे सर? हम माइका भरेंगे, एबोनाइट भरेंगे और वायु। ये इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इनका प्रयोग किया जाएगा और इनके बीच में चार्ज को स्टोर, जो चार्ज को स्टोर करने की, विद्युत आवेश को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको हम धारिता कहते हैं, उसको हम फैराड में मापते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट। बताइए यहाँ तक की दोनों स्लाइड क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं कि संधारित्र विद्युत, अब मैंने क्या कहा था? संधारित्र विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, लेकिन किस विद्युत आवेश को? क्या ऐसे विद्युत आवेश को जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? ये आपके स्थिर विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता। इसका मतलब इसके अंदर स्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट, और पेपर में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इकट्ठी कर कर एक क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं संधारित्र विद्युत ऊर्जा को। अच्छा, ये तो आप कह रहे थे कि ये तो विद्युत आवेश को एकत्रित करता है, यहाँ तो विद्युत ऊर्जा बोल दिया। अरे आवेश, चार्ज, चार्ज को कि हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। वही चार्ज ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश मतलब चार्ज, चार्ज मतलब की एनर्जी। थोड़ी देर के बाद आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। कि यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही गमन होगा। एनर्जी मतलब धारा, धारा मतलब एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ देखना है कि ये बोला कि ये तो विद्युत आवेश को स्टोर कर रहा था। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को स्थिर यानी कि स्थैतिक विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रह करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिला के क्वेश्चन बनेगा। ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहे कि इसलिए अब बताइए कि स्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को रूप में संग्रह कर रहा है। स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को की मात्रा बहुत ही कम होती है। पल भर के लिए इसमें आप सप्लाई देंगे और ये चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होने के बाद उसकी मात्रा बहुत कम होगी। कम मात्रा की विद्युत है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। के प्रभाव को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच की स्टार्टिंग की कुछ क्लासों में बहुत डिटेल से आपको बताया था कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क है। फिर भी हल्का फुल्का बता रहा हूँ कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते, इसके प्रभाव को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर सकते, और अगर अप वोल्टेज का अप डाउन होने की कोशिश करेगा तो उसका हम विरोध करें। ये हो गया स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा होती है, और भेजते हैं तब वहां एक कॉन्सेप्ट आता है, एक ऐसी डिवाइस के जिक्र किया जाता है जिसमें घर्षण हानि ना के बराबर है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप से वोल्टेज बढ़ा लिया जाता है, स्टेप डाउन से वोल्टेज कम कर लिया जाता है, और वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गतिक विद्युत का जन्म होता है। समझ गए इस बात को? तो इसके अंदर स्टैटिक विद्युत को स्टोर कर रहे हैं, स्टैटिक विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रह कर रहे हैं, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजेंगे। बहुत कम मात्रा है, कम मात्रा है, नहीं भेज रहे हैं तो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं हो। फ्लक्चुएशन मतलब उतराव चढ़ाव, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये कैपेसिटर नहीं होने दे। तो यही बात बोली है। इसीलिए स्थिर विद्युत की क्षेत्र में विभव, क्या बोला है? विभव मतलब वोल्टेज, विभवांतर, विभव से विभवांतर बनाए, यही ना। विभव परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। ये बात आगे समझ में। इन दोनों को एक इकट्ठी करके पता है क्या बोलेगा? संधारित्र स्थिर विद्युत की क्षेत्र में किसके परिवर्तन का विरोध करता है? तो कहेंगे विभव परिवर्तन। संधारित्र, संधारित्र क्या विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत की क्षेत्र में स्टोर करता है, तो किसके परिवर्तन का विरोध करता है? विभव परिवर्तन। क्यों किया? क्योंकि ये स्थिर विद्युत ऊर्जा के तौर पर स्टोर कर रहा है, स्थिर वाली कम है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, उतराव चढ़ाव को नहीं होने देगा, इसलिए वोल्टेज परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है भाई, ये दोनों लाइनों से एक क्वेश्चन बनेगा। बोलते ये, अब देखो ये पीडीएफ को आप सीधा पढ़ते ना, अगर ये पीछे की बात में ना बताता ना तो बस आपके लिए एक पॉइंट होता, रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। समझना मेरे बात को? लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है? स्थिर विद्युत की क्षेत्र, इसका मतलब बहुत कम ही मात्रा में विद्युत है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं भेज सकते, इसका मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगी, वोल्टेज का उतराव चढ़ाव नहीं होगा, तो इसका मतलब
वोल्टेज का उतराव चढ़ाव होगा तो उसका ये विरोध करेगा। यानी कि संधारित्र आपका विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा के तौर पर स्टोर करता है और उसमें विभव परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र में आवेश धारण के गुण को पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग के पेज में। धारिता कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, है ना, कैपेसिटेंस कहते हैं। और उस कैपेसिटेंस को हम किस में मापते हैं, उस कैपेसिटेंस को हम फेराड में मापते हैं। अच्छा, धारिता सी से स्टार्ट हुई है तो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बताओ भी क्या होगा, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन सी होगा। तो धारिता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि संधारित्र, अब सुनो, सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मापते किसमें, फेराड में मापते हैं। अब सुनिए मेरी बात को। अब कह रहे हैं कि कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ध्यान है ना आपको, ऐसे बनाते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बन गया। आगे सब कुछ आएगा, आज की इस क्लास में नहीं आएगा, अगली क्लास में आएगा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन सब कुछ मैं बता, लेकिन मैंने बना दिया। अब कह रहा है कि कोई कैपेसिटर है, इस संधारित्र, इस कैपेसिटर के, है ना, इस पढ़ के देखिए, जब संधारित्र को V वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, मतलब इसको V वोल्ट सप्लाई दे दी, जोड़ा जाता है, तो संधारित्र Q आवेश को संचित करता है। कहने का मतलब यह है कि संधारित्र को V वोल्टेज सप्लाई देने पर, अप्लाई करने पर V वोल्टेज जोड़ा जाए तो यह Q आवेश को स्टोर कर लेता है। किसको स्टोर कर लेता है जी, Q आवेश को स्टोर कर लेता है। इसको हटा दूं मैं, कोई काम की बात नहीं है, यहां इस पे फोकस कीजिए। गुण की बात कर रहे हैं, गुण की बात। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर के अंदर किसका गुण है, विद्युत आवेश को स्टोर करने का। कैसे स्टोर करेगा, तो वो कह रहे हैं कि जब संधारित्र, इसकी, इसके गुण को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी। सी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है कि जब इस पे वोल्टेज V अप्लाई किया जाए तो ये अपने अंदर आवेश Q को स्टोर कर लेता है। ये अपने अंदर आवेश Q को क्या कर लेता है जी, स्टोर कर लेता है। और यही अपना फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, यानी कि संधारित्र का। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। समझ में आई मेरी बात। मोटा मोटा मैंने क्या कहा कि कोई एक कैपेसिटर, भाई एक बार फिर से सुनिए, कोई एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर V वोल्टेज अप्लाई होने पर, V वोल्टेज अप्लाई होने पर इसके अंदर Q आवेश स्टोर हो जाता है, Q आवेश स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, इस, हालांकि मैंने यहाँ डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। कह रहे कि कोई कैपेसिटर के ऊपर, कोई कैपेसिटर के ऊपर जब आप अप्लाई वोल्टेज V अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आवेश है, क्या करता है ये काम, क्या करता है बताना जरा। ये आपके विद्युत आवेश को स्टोर करता है। विद्युत आवेश, आवेश को क्यू से बोलते हैं, उसको स्टोर करेगा। कब करेगा, जब कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी करेगा। तो वोल्टेज अप्लाई, अरे कौन, ये मोटू पतलू देखते हैं बच्चे तो मेरे को, अरे उसमें ऐसे ना, मेरा खाली पेट दिमाग नहीं चलता, जैसे मेरे को वो टर्म तो नहीं बोलनी आएगी लेकिन वो ऐसे बोलता है। कब अप्लाई करेगा भाई, ये आवेश क्यू को कब स्टोर करेगा, जब अप्लाई वोल्टेज V करेगा। ठीक है, तो क्या कहा इसने, इसने कहा कि जब अप्लाई वोल्टेज V, तब उसके अंदर आवेश क्यू स्टोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी धारिता हो जाएगी। धारिता को किस में मापते हैं मेरे भाई, धारिता को हम फेराड में मापते हैं, फेराड में मापते हैं। और उस फेराड को सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, F है। ये देखो पहले पे क्या कहा, क्या कहा कि संधारित्र के अंदर विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता का मात्रक फेराड है, जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हल्का फुल्का यहाँ मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बताया मैंने कि भाई हमने देखा कि इसके अंदर जो गुण है उस गुण को धारिता कहते हैं, गुण को धारिता कहते हैं। धारिता को हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया कि उसको सी इज इक्वल टू क्या होगा, किसी कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई वोल्टेज भी है तो आवेश क्यू को स्टोर कर लेगा, वो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी बन जाएगा। पता है, ये जो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, अभी मैं लिख के रेज कर दूंगा, एक फॉर्मूला बहुत आगे चलकर यूज होगा, सी वी इज इक्वल टू क्यू। सी वी इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मूले का बहुत यूज किया जाता है। सी वी इज इक्वल टू, ऐसे याद करते हैं, सी वी रमन, ये आर बन जाता है इधर से, आर जैसा बनता है रमन, ऐसे याद करते हैं इसको। तो ये कहां से निकला है, ये यहीं से निकला है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। लेकिन ये फॉर्मूला हाल फिलहाल में मैं नहीं बता रहा, इस फॉर्मूले का बहुत यूज किया जाता है, इससे एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब कहता है कि जब हमने देखा, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, इसके अंदर गुण क्या है, कैपेसिटेंस का, धारिता का गुण है क्या, विद्युत आवेश को एकत्रित करना। विद्युत आवेश को कब एकत्रित करेगा, कोई कैपेसिटर धारिता कब दिखाएगा, जब उस पे अप्लाई वोल्टेज भी अप्लाई किया जाए तो ये अपने अंदर चार्ज क्यू को स्टोर कर लेगा। और जब ये स्टोर करता है तो उसे हम धारिता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धारिता। उस धारिता को कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से। अब बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, हालांकि यहाँ लिख रखा है
कि धारिता धारिता को किस में मापते हैं? फेरेड, फेरेड की जगह यहाँ फेराड कीजिए। किस में मापते हैं जी? फेराड में मापते हैं। धारिता को किस में मापते हैं? फेराड में मापते हैं। आवेश, आवेश को किस में मापते हैं? आवेश को कूलाम में मापते हैं। और वोल्टेज, वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत काम की बात है, यही से ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, मान लेते हैं कि आपने किसी कैपेसिटर के ऊपर 1 वोल्ट चार्ज अप्लाई किया। किसी कैपेसिटर के ऊपर कितने वोल्टेज अप्लाई की? 1 वोल्ट आपने किसी कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया, है ना? 1 वोल्ट किसी कैपेसिटर के ऊपर आपने अप्लाई किया। और जब 1 वोल्ट आपने उस कैपेसिटर के ऊपर अप्लाई किया, तो उसने 1 कूलाम को स्टोर कर लिया। उसने एक, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है? विद्युत आवेश को एकत्रित करना। विद्युत आवेश किसके तौर पर है? आपका आवेश है मतलब चार्ज। चार्ज को किसमें मापते हैं? कूलाम। तो उसने कितने आवेश को स्टोर कर लिया? भाई उसने 1 कूलाम आवेश को, है ना, 1 कूलाम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं इसको? कूलाम, कूलाम मैं आएगा ना? हाँ, है कूलाम, ये रहा कूलाम। कितने आवेश को स्टोर कर लिया जी? 1 कूलाम आवेश को स्टोर कर लिया। सुनना बहुत ध्यानपूर्वक। तब उस संधारित्र की जो धारिता होगी, पता है कितनी होगी? 1 फेराड। तब उस संधारित्र की धारिता जो होगी वो कितनी होगी जी? बताइए मोटा मोटा तुमको क्या समझ में? ये डेफिनेशन बन गई जी 1 फेराड। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि, फिर से सुनिए इसको। जब किसी कैपेसिटर के ऊपर आपने 1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तभी तो वो कुछ स्टोर करेगा। खाली पेट दिमाग नहीं चलता, कुछ खिलाओगे तभी तो दिमाग चलेगा। मोटू पतलू वाली बारी फिर बात मेरे को याद आ जाती है। तो 1 वोल्ट ये कब स्टोर करेगा एनर्जी? जब इस पे कोई कुछ चार्ज तो करना पड़ेगा भाई इसको। चार्ज कैसे करेंगे? 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया किसी कैपेसिटर पर, तो उसने 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर कर लिया। तब उस कैपेसिटर की जो धारिता है, जो उसके अंदर गुण है, गुण क्या है? कि विद्युत आवेश को स्टोर करना। विद्युत आवेश को कितना स्टोर किया? 1 कूलाम। तो वो जो 1 कूलाम उसने स्टोर किया है 1 वोल्टेज अप्लाई होने पर, इसका मतलब उस कैपेसिटर की औकात है 1 फैराड की। यानी कि प्रतिरोध की औकात है क्या? उसकी प्रतिरोधकता, धारा के प्रवाह को ऊष्मा के तौर पर नष्ट करने की। इसका काम क्या है? इसका काम है विद्युत आवेश को एकत्रित करना। तो इसकी औकात है 1 कूलाम को स्टोर करना। 1 कूलाम को स्टोर करेगा तो इसकी औकात है 1 फैराड। समझ गए? मोटा-मोटा समझ में आया? यानी कि अब ध्यान रखना कि जो फेराड आपका विद्युत आवेश को जो एकत्रित किया था, जो कैपेसिटर का गुण था, कैपेसिटर का गुण क्या है? धारिता, कैपेसिटेंस। उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट इस सी की यूनिट क्या है? इस सी की यूनिट है फेराड। ये फेराड आपका अब किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया जी आपका कूलाम पर वोल्ट। इसके इक्वल हो गया कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट के इक्वल हो गया। कूलाम किसके? कूलाम प्रति वोल्टा नहीं, वोल्ट के इक्वल हो गया। यहाँ साइंटिस्ट कूलाम प्रति वोल्ट के इक्वल हो गया। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि कैपेसिटर संधारित्र है, उसका गुण आपकी कैपेसिटेंस, जिसे आप धारिता कहते हैं। धारिता को हम फेराड में मापते हैं, तो 1 फेराड बराबर, जैसे आपने 1 ओम की डेफिनेशन निकाली थी, ठीक उसी प्रकार से हमने 1 फेराड की डेफिनेशन निकाल ली। 1 फेराड किसके बराबर होगा? फेराड बराबर होगा कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू क्या है? किसी कैपेसिटर पर अप्लाई वोल्टेज V है, तो उसके अंदर आवेश है वो Q स्टोर हो जाएगा। तो हमने देखा आवेश को वोल्टेज को वोल्ट अप्लाई कर दिया, विभव मतलब वोल्टेज में 1 कूलाम स्टोर कर लिया, तो 1 फैराड के। तो 1 फैराड किसके बराबर हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट के, कूलाम प्रति। अब देखिए यही डेफिनेशन पेपर में आती है। कैसे आती है? यदि कोई संधारित्र पर 1 वोल्टेज की वोल्टेज, 1 वोल्ट की वोल्टेज पर 1 कूलाम विद्युतिक आवेश, 1 कूलाम विद्युतिक आवेश, 1 वोल्टेज की वोल्टेज पर 1 कूलाम विद्युतिक आवेश एकत्रित करता है, तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। उसकी धारिता क्या कहलाती है जी? 1 फैराड कहलाती है। यानी कि किसी संधारित्र पर आपने 1 वोल्ट की वोल्टेज को अप्लाई किया और उसने 1 कूलाम विद्युतिक आवेश को एकत्रित कर लिया, तो उस कैपेसिटर की जो धारिता है वो 1 फैराड है। 1 फैराड है। उस कैपेसिटर की धारिता क्या है जी? 1 फैराड है। बोलो समझ में आया क्या? ये पेपर में पूछेगी। इसको हमने सिंपल फॉर्म में याद किया। सिंपल फॉर्म में बस तुमको ध्यान क्या रखना है? इतना चक्रों में नहीं पढ़ना। तुमको ये ध्यान रखना है कि C इज इक्वल टू किसी कैपेसिटर पे B अप्लाई किया, तो उसने चार्ज Q उसको स्टोर कर लिया। बस अब ध्यान रखना। बताइए विभव को किस में मापते हैं? वोल्ट में। 1 वोल्ट अप्लाई किया, आवेश को कूलाम में, 1 कूलाम स्टोर कर लिया, और धारिता को किस में मापते हैं? फैराड में। तो उसकी जो औकात है वो 1 फैराड है। तो यही डेफिनेशन पेपर में आएगी कि 1 फैराड क्या है? तो 1 फैराड कहेंगे
किसी संधारित्र पर अगर आपने 1 वोल्टेज के वोल्ट को 1 वोल्ट विभव अप्लाई किया है और उस कैपेसिटर ने 1 कूलम्ब आवेश को एकत्रित कर लिया है, तो उस कैपेसिटर की जो धारिता है वो 1 फैराड। धारिता को मापते किसमें? फैराड में। और ये पेपर में भर-भर के पूछा गया है, हल्के में मत। बताइए क्लियर है क्या? कोई समस्या इसमें? एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा फैराड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये फैराड। फैराड किसके इक्वल आया? फैराड इक्वल आया जी कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। आया कि नहीं आया? एक राज की बात बताऊं, ये जो 1 फैराड है वो 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है ना, इसी की वैल्यू किसके बराबर होती है पता है? इसी की वैल्यू बराबर होती है जी 9 गुना 10 की पावर 11। याद करना भी आसान है, देख लो, 9 10 11, 9 10 11, 9 10 11। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप कहोगे सर ये क्या क्या बता दिया आपने, क्या मकसद क्या है सर इस बात का? तो विद्युत आवेश को जो स्टोर कर रहा था, जो कैपेसिटर विद्युत आवेश को स्टोर कर रहा था, उस स्टोर करने की बात को हमने क्या बताया? धारिता बताया। उस धारिता को फैराड में मापते हैं, फैराड में मापते हैं। फैराड है वो कूलाम प्रति वोल्ट है। कूलाम प्रति वोल्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर हो गया? और कूलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर है? फैराड। तो यानी कि फैराड है वो 1 फैराड किसके बराबर हुआ? 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। इसका मतलब ये निकला कि कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस यानी कि किसी भी कैपेसिटर की धारिता को हम 2 यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली यूनिट और ये बन गई जी दूसरी यूनिट। पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट है मेरे भाई क्या? फैराड। क्या है? फैराड। क्या है जी पहली यूनिट? फैराड। फैराड बराबर क्या होता है? फैराड बराबर होता है जी कूलाम प्रति वोल्ट। और दूसरी यूनिट बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक फैराड किसके बराबर है? 9 गुना 9 गुना 10 की पावर 10 की पावर 11, 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि ये बना आपका एसआई और ये बना आपका सीजीएस, क्योंकि एसआई यूनिट हमेशा बड़ी होती है। तो एक फैराड में कितने सीजीएस आ गए? 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार पूरा एक साथ बंद कर देते हैं इसको, पूरा एक साथ रिवाइज करेंगे। कैसे? दो चालक प्लेटों के बीच में आपने अचालक पदार्थ बनाकर एक युक्ति बनाई जो विद्युत आवेश को एकत्रित करेगा, उसे आप कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर विद्युत आवेश को एकत्रित करने के गुण को आप धारिता कहते हैं। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, इसको आप फैराड में मापते हो, फैराड को एफ से रिप्रेजेंट करते हो। पहला पेज खत्म। दूसरा पेज में मैंने बताया दो चालक प्लेट है, वो चालक प्लेट धातु की बनी होगी जिसमें टीन और एल्यूमिनियम, टीन को एसएन और एल्यूमिनियम को एल से बताया जाएगा। ये जो है वो पीटीसी नेचर की है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनका प्रतिरोध बढ़ेगा और ये गुण का हमें फायदा भी मिलेगा क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करने होने में टाइम लगता है। ये इसका बेनिफिट मिलता है। जो आपने अचालक पदार्थ भरा वो किसका भरा? माइका, एबोनाइट, या फिर आपने वायु से आपने अचालक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर भर दिया। फिर हमने देखा कि ये जो आपका संधारित्र है, ये विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत क्षेत्र में जाके, तीसरे पेज पे आ गए हम, संधारित्र विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत क्षेत्र में जाकर स्टोर करता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र है यानी कि यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगी। इस वजह क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहुत ही कम मात्रा है, तो इस वजह से संधारित्र स्थिर विद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन का विरोध करता है, विभव परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र के अंदर जो गुण है उसे हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। कैपेसिटेंस मतलब सी। तो सी क्या है? सी कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो किसी कैपेसिटर के ऊपर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर अगर उसने विद्युत आवेश के तौर पर 1 कूलाम चार्ज को स्टोर कर लिया, 1 वोल्ट नीचे 1 कूलाम ऊपर, तो उस कैपेसिटेंस की जो धारिता रहेगी वो 1 फैराड रहेगी। तो 1 फैराड किसके बराबर हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। फैराड किसके बराबर हो गया? 1 कूलाम 1 वोल्ट। तो फैराड किसके बराबर? कूलाम प्रति वोल्ट। ये जो कूलाम प्रति वोल्ट है, ये ही आपकी डेफिनेशन पेपर में आती है और वो मैंने बताई भी थी। तो जो फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट, और ये कूलाम प्रति वोल्ट है ना, ये बराबर होता है 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रो, यानी कि ये 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर? कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर। और कूलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर? फैराड। तो फैराड इज इक्वल टू 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि इस धारिता को हम 2 यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो किसमें? फैराड में, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन एक फैराड बराबर 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा।
बताइए, कहानी यहाँ तक की क्लियर है क्या? चल भाई, अरे नाराज ही हो गया हूँ। यहाँ तक की कहानी क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब क्या रहता है, कुछ और गुण देखते हैं, फिर हम चले जाएंगे कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। फेराड, फेराड है ना, वो इसकी ना बहुत बड़ी यूनिट है। फेराड संधारित्र की एक बहुत बड़ा मात्रक है। फेराड संधारित्र का एक बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में इसके छोटे मात्रक माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड तथा तथा पिकोफेराड यूज में लाए जाते हैं। ये काम का है, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे। मतलब ये तो बहुत बड़ा मात्रक है। छोटे मात्रक कौन से हैं? माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर फेराड को बाद में बोले। माइक्रो की वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। नैनो मतलब 10 की पावर -9। नैनो, नै से नैनो, नै से नो। पिको, पिको मतलब कराते हैं 12 रुपए में, ऐसे याद कीजिए। पिको करवाते हैं ना लेडीज, पिको कर दो जी, पिको कर दो। तो पिको कितने रुपए में होती है? 12 रुपए में। तो पहले याद करो माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर। फेराड को छोड़िए आप ना, ये तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, ऐसे भी आ सकता था। जैसे हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते तो ऐसे बोलते हैं माइक्रोग्राम, माइक्रो किलोग्राम, माइक्रोग्राम, माइक्रो मिली। लीटर में मापते तो मिलीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, ऐसे आते हैं ना, ये यूनिट है ये तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर 6, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर 9 और पिको का मतलब होता है 10 की पावर 12। अब लिख देते हैं इनको। कैसे? क्योंकि आपका फेराड तो बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसने बोला माइक्रोफेराड। तो एक माइक्रोफेराड, है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। एक माइक्रोफेराड किसके बराबर होगा? भाई बहुत छोटी यूनिट है, तो ये बराबर होगा 10 की पावर -6। माइक्रो को याद कर लिया, और किसके? 10 की पावर 6 फेराड के। एक माइक्रोफेराड किसके बराबर होगा? 10 की पावर -6 फेराड के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से एक, वो तो बहुत बड़ा, फेराड तो बहुत बड़ा मात्रक है। फेराड को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फेराड किसको मापता है? धारिता को मापता है। धारिता क्या है? किसी कैपेसिटर के अंदर गुण है। एक माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो फेराड है ना, एक नैनो फेराड किसके बराबर होगा? 10 की पावर -9 फेराड के बराबर होगा। एक नैनो फेराड किसके बराबर होगा? 10 की पावर -9 फेराड के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से एक, एक बोलिए, एक क्या? पिको फेराड, एक पिको, पिको को पी छोटा लिखना है अपने को। एक पिको फेराड किसके बराबर होगा? एक पिको फेराड होगा 10 की पावर -12 फेराड के बराबर, 10 की पावर -12 फेराड के बराबर, यानी कि इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, फेराड का इतना छोटा हिस्सा, समझते हो ना, कि एक फेराड की वैल्यू कुछ है ना, उसको 10 की पावर 12 से भाग करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो एक पिको फेराड की होगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये पेपर में पूछा जाता है कि कैपेसिटर की धारिता को किस में मापते हैं, तो कहेंगे फेराड में। लेकिन फेराड के साथ क्या क्या ऑप्शन नजर आ सकते हैं आपको? माइक्रो, नैनो, पिको। ध्यान रखेंगे फेराड को कभी भी किलो फेराड में नहीं, है ना। किलो फेराड लिख कर काट देता हूँ, क्योंकि फेराड ही बहुत बड़ा है। इसको अगर किलो, किलो, मेगा, गीगा, किलो, है ना, किलो, ये तो क्योंकि फेराड ही बहुत बड़ा है। देखो ऐसे समझो, फेराड को सेंटर में रखा जाए, इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा? इस साइड जाएंगे बड़ी यूनिट आएगी, किलो, मेगा, गीगा, है ना। इस साइड जाएंगे छोटी यूनिट आएगी, पहले आएगी मिली, फिर आएगा माइक्रो, फिर आएगा नैनो, फिर आएगा पिको। यही तो करते आ रहे हैं। तो इस साइड फेराड ही बहुत बड़ी यूनिट है, तो इससे बड़ी यूनिट को क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? उससे बड़ी यूनिट से क्या लिखा जाएगा? क्या इससे बड़ी यूनिट से लिखा जाएगा? क्या नहीं। तो इन सब से इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, कि किलो से भी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, किलो से नहीं करेंगे तो मेगा और गीगा का तो कहाँ नाम आएगा। छोटी यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिली से कर सकते हैं, माइक्रो से कर सकते हैं, नैनो से कर सकते हैं और पिको से। लेकिन मिली को भी थोड़ा सा बड़ा ही माना है इसने, माइक्रो से यूज करते हैं, मिली को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इस साइड वाले इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फेराड छोटी बड़ी यूनिट है, इससे छोटे वाले इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिली में, माइक्रो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे एक माइक्रो को 10 की पावर-6, आप इसको नैनो में, नैनो मतलब 10 की पावर-9 फेराड, और पिको में मतलब 10 की पावर-12 फेराड, इसमें इसको रिप्रेजेंट। क्लियर होगी ये बात? बहुत बढ़िया, वहां से आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि फेराड ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट है, इस साइड वाली से रिप्रेजेंट नहीं किया। अब देखिए नोट, संधारित्र में ऊर्जा सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में स्टोर होती है। अब सुनो, देखो कैसे कैसे हमने इसमें ना माहौल बनाया, समझे आप। स्टार्टिंग में तो मैंने कहा कि संधारित्र आपका माहौल देखो कैसे बनाया है, चीजों को कैसे याद करवाया जाता है। मैं डायरेक्ट आपको बोलता ना, संधारित्र आपका विद्युत को इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में स्टोर करता है, तो पता नहीं आपको क्या कितना को उसमें समझ में आता, समझ में आ भी जाता या नहीं भी आता, लेकिन आप रट्टा मार के उसे याद तो कर लेते।
लेकिन अब माहौल बना दिया। कैसे माहौल बना, सुनो। मैंने कहा कि पाँव दुख रहे, ड्यूटी करके आए थे रात की। देखो कैसे माहौल कैसे बना, मैंने कहा कि संधारित्र आपका विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, विद्युत आवेश को स्टोर करता है। फिर मैंने कहा कि ये संधारित्र आपका विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत की क्षेत्र में जाके स्टोर करता है। स्थिर विद्युत की क्षेत्र आया तो विभव परिवर्तन का विरोध करता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको कहा कि भाई ये संधारित्र है, इसके अंदर जो गुण है वो धारिता है। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, उसको सी से बोलते हैं। सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, यानी कि 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर 1 कूलाम आवेश स्टोर होगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति प्रति मतलब बटा में आता है, कूलाम प्रति वोल्ट 1 फैराड के बराबर है। तो 1 फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन ये कूलाम प्रति वोल्ट है, ये बराबर है 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि ओवरऑल क्या चीज निकल के आई पता है? ये ओवरऑल चीज ऐसे निकल के आई कि हमने देख लिया कि ये स्टोर किया, इसने किसको स्टोर किया? इसने स्टोर किया फेराड में। सबसे पहले हमने क्या देखा? फेराड देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा? फेराड। यानी कि फेराड, फेराड इज इक्वल टू किसके इक्वल आया? फेराड अपना इक्वल निकल के आया किसके इक्वल के? ये निकल के आया जी कूलाम, है ना, कूलाम प्रति वोल्ट के, कूलाम प्रति वोल्ट के, है ना। ये हमने देखा सबसे पहले कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसको फिर हमने देखा कि ये जो कूलाम प्रति वोल्ट है भाई साहब, ये तो बराबर है 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। यहां आके बात रुक गई। अब एक बात बताओ, फेराड इसके बराबर, ये इसके बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो फेराड और इलेक्ट्रोस्टैटिक, फेराड किसकी मात्रक है? धारिता की। धारिता की मात्रक फेराड और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से आगे तो हम नहीं गए, इसका मतलब इसने एनर्जी किसके तौर पर स्टोर कर ली? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के तौर पर स्टोर कर ली। यही बात ऊपर लिख रखी है, जरा पढ़ के देख लीजिए। क्या कि संधारित्र है ना, ऊर्जा को सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के तौर पर क्या करता है जी? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में स्टोर करता है। समझ गए इस बात को? यही बात बोल रखी है और कोई अलग बात नहीं है। अब इसको मैं सीधा बताता तो तुमको लगता है यार ये तो रटना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है भाई। आपने देखा कि मात्रा क्या है? फेराड, फेराड इज इक्वल टू कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। यानी कि फेराड भी मात्रा की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके आगे कुछ नहीं था। यहीं तक हमने पढ़ा था। यानी कि आपका संधारित्र है वो ऊर्जा को सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में स्टोर कर लेता है, ESU के तौर पर स्टोर कर लेता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अब है जी संधारित्र का कार्य कि आखिरकार ये संधारित्र काम कैसे करता है। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर बहुत आसान है, बहुत आसान है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में तभी आएगा जब आपने क्लासों को स्टार्टिंग से देखा हो। मैंने ये जो बैच स्टार्ट किया ना, ईमानदारी से कह रहा हूं, इतनी शिद्दत से और इतनी चीजों को लिंक करके पढ़ाया जा रहा है कि जब भी कोई कुछ एक पॉइंट आ जाते हैं आगे के, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे कहने से जस्ट एक बार इसको सुन लेना, आगे आएगा मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन बाकी चीजों को ना हमेशा मैंने पर्टिकुलरली लिंक में पढ़ाया है, पर्टिकुलर एक ऑर्डर में पढ़ाया है, ताकि पिछली चीज को मैं रिलेट करके तुम्हारे माइंड में सेट कर पाऊं। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रॉन का इधर उधर घूमने का। ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की एनर्जी, चार्ज, और चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश है, आवेश है। तो आवेश है तो आवेश क्या? आवेश के प्रभाव की दर को हम विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वही चीज यहाँ काम आएगी, उसी चीज को समझना। अब जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं लगाई उनको मोटा मोटा मैं बताऊं क्या, कि जब कोई सेल या बैटरी से हम जोड़ते हैं तो सेल या बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल, और यहां अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग आकर्षण और प्रतिकर्षण के दो जो गुण थे, समान चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, विपरीत चार्ज एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? जबकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, यहाँ से फिर ये पास होकर इधर चले जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। और इलेक्ट्रॉन, तुमको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ बहते हैं।
इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निम्न विभव से किसकी तरफ जाते हैं, उच्च विभव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जबकि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि विद्युत धारा यानी कि आई, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से किसकी तरफ जाती है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से आपके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जबकि धारा आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। और ये बात तुमको बखूबी से पता होगी, और नहीं पता है तो शायद आपने बैच में इन चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं। यही कार्य यहाँ होगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। एक छोटी सी चीज मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा डायग्राम में। एक मेरे को कुंजी बनानी है, ऑन ऑफ का साइन बनाना है, बस ये वाला हटा दूं यहाँ से, है ना, ये वाला हटा देते। एक मेरे को यहाँ कुंजी बनानी है, कुंजी मतलब समझते हैं ना, स्विच बनाना है, स्विच को ऑन ऑफ करना है। अभी जैसे मान लेते हैं कि भाई ये स्विच आपका ऑन है, ऑन है तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अगर ऑफ होता तो ये ऐसे ओपन होता, ठीक है। ये ऑन ऑफ की स्थिति मैंने बना दी। ये अब क्या है, ये अब ये अगर ये दो डॉट शो कर दिया, इसका मतलब ये है अब आपका ओपन। और ये अगर क्लोज होता तो ये लाइन डार्क हो जाती। तो यानी कि यहाँ मैंने ऑन और ऑफ शो करना, ऑन और ऑफ शो करना है, बस और कुछ नहीं। डायग्राम कंप्लीट, समझ गए मोटा मोटा। यानी कि यहाँ मैंने एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है। कोई नहीं, मैं इसको बाद में सही कर दूंगा, ठीक है। पढ़िए, यदि संधारित्र को डीसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए, तो डीसी सेल या बैटरी से हमने जोड़ दिया, एक पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, तो उस परिपथ में क्षणित विद्युत धारा, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, क्षणित विद्युत धारा प्रभावित होती है। क्षणित मतलब कुछ समय के लिए क्षणिक विद्युत धारा प्रभावित होती है। तुमको ये बात क्यों पता लगी क्षणिक होती है, क्योंकि ये क्या करता है, स्थिर विद्युत आवेश को स्टोर करता है। स्थिर है तो बहुत कम मात्रा है, कम मात्रा है इसका मतलब बहुत क्षणिक विद्युत धारा ही प्रभावित, यानी कि जब संधारित्र के डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है, डीसी स्रोत से, ये संधारित्र है, दिखाई दे रहा है आपको, ये दो प्लेट है, मान लेते हैं ये प्लेट आपकी ए है ना, ये प्लेट है आपकी ए हो गई, ये वाली ए प्लेट है, और ये आपकी बी प्लेट है, ठीक है। ये दो प्लेट है, ये दो प्लेटों के बीच में कंडक्टिव पैरेलल प्लेट है, टीन और एल्यूमिनियम की बनी है, और इनके बीच में क्या भरा है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, क्या भरा है, माइका, एबोनाइट और वायु, वायु संधारित्र भी होता है, भरा हुआ है, ठीक है। अब पढ़िए, वो कह रहा है कि जब इसको डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है, किसी डीसी वोल्टेज से जोड़ा जाता है, तो क्षणिक क्षणिक विद्युत धारा प्रभावित होती है, जिसके कारण वह आवेशित हो जाता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है जी, आवेशित हो जाता है। अब तक आपको नहीं पता लगा होगा कि आवेशित कैसे हो गया, ये तो सीधा ही बता दिया इसने। अब बताएंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। परिपथ में स्विच को ऑन करने पर, परिपथ को, स्विच को क्या कर दिया भाई, ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया परिपथ को, है ना, जोड़ दिया हमने, ऑन कर दिया। परिपथ में स्विच को ऑन करने पर हमने सबसे पहले इसको ऑन कर दिया, ताकि दोबारा बता, ये बहुत सारा मिक्स हो गया था, है ना। परिपथ को क्या कर दिया जी, ऑन कर दिया हमने इसको, ये कुंजी है, अब हमने इसको ऑन ही रखा है, ये हमने ऑन कर दिया। ऑन करने पर डीसी स्रोत से ऋण सिरे से, ऋणात्मक सिरे से, ये ऋणात्मक सिरे, इलेक्ट्रॉन है ना, खिसक कर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्रभावित होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्रभावित, प्रवाहित होंगे, प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से, ऋणात्मक सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक कर संधारित्र की ए प्लेट की तरफ, है ना, ए प्लेट की तरफ पहुंच जाते हैं, और उसे ऋणावेशित कर देते हैं, और उसे क्या कर देते हैं जी, ऋणावेशित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने डीसी स्रोत से जोड़ा, जैसे इसको ऑन किया तो यहाँ नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन खिसक कर किसकी तरफ चले गए, प्लेट ए की तरफ चले गए, और उसे क्या कर दिया, ऋणावेशित। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ऊपर कैसा चार्ज है, क्यू के ऊपर जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज है। कैसा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसको ऋणावेशित कर दिया, ठीक है। अगले पेज पे चलिए, फिर कहता है इसके साथ ही तुल्य संख्या में, अच्छी खासी संख्या में, तुल्य मतलब उसकी कंपैरिजन में कम है, तुल्य संख्या में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट, ये प्लेट कौन सी थी, ये प्लेट ए है, और ये प्लेट कौन सी है, बी। तुल्य संख्या में, तुल्य संख्या में, है ना, तुल्य संख्या में कह रहा है कि संख्या में इलेक्ट्रॉन संधारित्र की प्लेट बी से खिसक कर डीसी स्रोत के धन टर्मिनल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इलेक्ट्रॉन खिसक कर, है ना, वो इलेक्ट्रॉन खिसक कर किसकी तरफ चले गए, आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए, यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे जाके, यानी कि धन टर्मिनल, इस डीसी वोल्ट के धन टर्मिनल पे चले गए। अब एक बात बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये तो बन गया नेगेटिव चार्ज,
इसने इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन है वो इस डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, यानी कि अब ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको बताया होगा। फिर से पढ़िए, इसके साथ ही तुल्य संख्या में इलेक्ट्रॉन संधारित्र की प्लेट बी से खिसककर डीसी स्रोत के धन टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं और प्लेट बी को आवेशित हो जाता है। यही प्रोसीजर चलता है, धन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का गमन हो गया। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होगा, विद्युत धारा का प्रभाव पॉजिटिव से किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से किसका प्रभाव हो गया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से विद्युत धारा का प्रभाव हो गया, और विद्युत धारा का प्रवाह होने के साथ ही क्षणिक बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रभाव हुआ और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने जाके अपने चार्ज को स्टोर कर लिया। कैसे चार्ज को, स्थिर विद्युतीय चार्ज को स्टोर कर लिया। अब ये विभव परिवर्तन का विरोध करेगा। साथ में इसके साइड में जो टीन और एल्यूमिनियम की प्लेट है उनका नेचर है पीटीसी, क्योंकि पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब धारा का प्रवाह आपने करवाया, इलेक्ट्रॉन का गमन जब हुआ, तो इसकी प्लेट है वो आपके चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव धनायन ऋणायन बनने की वजह से उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जब कैपेसिटर आपके सिरेमिक मटेरियल आपका स्टोर कर लेगा एनर्जी को, तब ये इनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब चार्ज होने के बाद अब ये डिस्चार्ज में टाइम लेगा, और इसी वजह से यहाँ एक पॉइंट लिख रखा है, यदि अब, है ना, पढ़ ली पहले ये वाली, इस प्रकार संधारित्र डीसी स्रोत के वोल्टेज के अनुसार आवेशित हो जाता है। अब समझ में आ गया किस प्रकार से आवेशित हुआ, यानी कि आवेशित हुआ आपकी प्लेट के धनावेशित और ऋण आवेशित के होने से। अब ये पॉइंट पढ़िए, अब यदि स्विच को ऑफ कर दिया जाए, स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो भी संधारित्र कुछ समय के लिए आवेशित रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि प्लेट का नेचर कैसा है, पीटीसी नेचर, और हम चाहते हैं कि कैपेसिटर आपका लंबे समय तक चार्ज रहे। ऑफ करने तक के बाद भी आपका ये एनर्जी को स्टोर करके रखे, क्योंकि प्लेटों का नेचर कैसा बनाया आपने, पीटीसी नेचर बनाया है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ गया, तो जो अंदर स्टोर था उसको जल्दी से ये डिस्चार्ज नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा वैसे वैसे प्लेटों का प्रतिरोध भी डाउन आएगा, फिर जो अंदर का स्टोर चार्ज है वो बाहर निकल जाएगा। पहले प्रतिरोध ज्यादा है तो अंदर के स्टोर, धारा के प्रवाह का विरोध करता है ना प्रतिरोध, तो अंदर के चार्ज को वो बाहर नहीं जाता। समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया। संधारित्र के परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट ने यहां खींच लिए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इस सेल की पॉजिटिव ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण आपकी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है, और ये जो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है, इस विद्युत धारा को विस्थापन विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विस्थापन विद्युत धारा। संधारित्र के परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के खिसकने के फलस्वरूप प्रभावित होने वाली क्षणिक विद्युत धारा, क्षणिक मतलब बहुत ही कम मात्रा में, पल भर के लिए जो क्षणिक विद्युत धारा है, उस क्षणिक विद्युत धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन विद्युत धारा। क्या कहा जाता है जी, विस्थापन। ये पेपर में पूछी नहीं गई, बस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब बताइए क्या वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया, यानी कि संधारित्र में हमने क्या किया, डीसी स्रोत से जोड़ा, इसका जो डीसी स्रोत का नेगेटिव टर्मिनल है उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, प्लेट ए पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे, प्लेट को बना देंगे ऋणावेशित। फिर जो आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लेट की से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो प्लेट ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो बी जो प्लेट है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ गए आपकी पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव, डीसी स्रोत के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गई। इलेक्ट्रॉन का गमन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गया। इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ तो विद्युत धारा का गमन हो जाएगा, और विद्युत धारा का जब गमन होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आएगी और आके स्टोर हो जाएगी, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि क्षणिक विद्युत धारा है, स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद इन प्लेटों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह हुआ है, धारा के प्रवाह होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा का प्रवाह विपरीत में हुआ है, तो चालक है, चालक पीटीसी नेचर के होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टीन और एल्यूमिनियम की ये प्लेट है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब ये अंदर जो स्टोर है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, इसी वजह से एक पॉइंट आता है कि कैपेसिटर को ऑफ करने के बाद भी कुछ समय तक इसके साथ हाथ वूथ नहीं लगाने चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ समय तक भी चार्ज रहता है, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर अच्छा है, तो प्रतिरोध की वजह से बाहर नहीं। बोलो ये बात क्लियर हो गई, फंक्शन आ गया समझ में, बहुत अच्छे से। अब देखते हैं जी, अब आते हैं मेन मुद्दा, ये जो आप गुण की बात कर रहे हो, देखो कैपेसिटर को पढ़ा, कैपेसिटर की धारिता को भी पढ़ लिया, लेकिन अब स्पेशली मेंशन करके हम धारिता को पढ़ते हैं। सारे के सारे वही पॉइंट है जो ऑलरेडी पढ़ के आए हो।
लेकिन यहाँ स्पेशल मेंशन करके पढ़ते हैं और फिर एक फॉर्मूला लेके आएंगे और वो फॉर्मूला होगा जो आपका C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो आपने देख ही लिया। ये क्यू बाई वी आपका किस प्रकार से बना है उसके बारे में भी मैंने बता दिया, एक फैराड की डेफिनेशन भी बता दी, फैराड इज इक्वल टू कूलम्ब प्रति वोल्ट भी बता दिया, फैराड और ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बता दिया, फैराड इज इक्वल टू कूलम्ब प्रति वोल्ट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 लेकिन अब यहाँ जो धारिता आएगी उस धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों पे हम जाने वाले हैं, धारिता की निर्भरता के ऊपर हम जाने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छी चीज ये है कि आपने जितना पहले पढ़ा है उससे बाहर कोई पॉइंट नहीं। ठीक है भाई, ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी वही सारी चीज आएगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों के बीच आवेश को एकत्रित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस कैपेसिटर की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। कैपेसिटर कैसे बना? कह रहे कि किसी अचालक पदार्थ से पृथक दो चालक प्लेटों के बीच जो हमने अचालक पदार्थ दो चालक के बीच में जो लगाया है, एक ऐसी युक्ति बनी, वही युक्ति आपकी क्या कहलाई? कैपेसिटर, कैपेसिटर कहलाई, है ना। उस कैपेसिटर के अंदर गुण क्या है? आवेश को एकत्रित, आवेश को एकत्रित, उन प्लेटों के बीच में हमने आवेश को एकत्रित कर लिया, उस एकत्रित करने की गुण क्षमता को हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस। और यह कार्य करने वाली युक्ति आपकी क्या कहलाती है? संधारित्र या कंडेंसर, कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ऐसी विद्युत परिपथों का वह गुण, ऐसी परिपथों का वह गुण, ऐसी विद्युत परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। ये मैंने बताया था कि स्थिर विद्युत की ये आवेश को कैसे स्टोर, विद्युत आवेश को स्टोर करता है। कौन से विद्युत आवेश को? स्थिर विद्युत आवेश को स्टोर करता है, तो विभव परिवर्तन का विरोध करेगा, विभव परिवर्तन का विरोध करेगा। अच्छा, डीसी में क्या फ्लक्चुएशन होती है क्या? नहीं होती। डीसी से इसको चार्ज तो हमने कर लिया, लेकिन डीसी में तो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती नहीं, या तो वोल्टेज 0 है या 1 है। तो फ्लक्चुएशन किस में होते हैं? एसी में होती है। तो ये एसी विद्युत परिपथों में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, यही बात पेपर में पूछी भी गई है। कि दूसरे शब्दों में एसी परिपथों का वह गुण, ऐसी सर्किट होते हैं उनका वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज मान में, वोल्टेज मान में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम धारिता कहते हैं। उस कैपेसिटर के गुण को उसे हम, यानी कि स्थिर विद्युत की क्षेत्र में आवेश को जो स्टोर किया है उसमें विभव परिवर्तन का विरोध करेगा। विभव में परिवर्तन कहाँ होता है? विभव में परिवर्तन आपकी ऐसी विद्युत परिपथों में होता है, तो उस ऐसी विद्युत परिपथों में धारिता की वजह से विभव परिवर्तन का विरोध किया जाएगा, वोल्टेज को फ्लक्चुएशन नहीं कराने देंगे। धारिता को, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के हमको किससे रिप्रेजेंट करना है? कैपेसिटेंस को हमने सी से रिप्रेजेंट करना है। तो धारिता का प्रतीक क्या हो गया? धारिता का प्रतीक हो गया जी आपका सी, तथा मात्रक क्या है? फेराड है। मात्रक क्या है जी? फेराड है। और बहुत अच्छे से बता के आया हूं कि ये फेराड तो आपका बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक आपके क्या है? छोटे मात्रक आपके नैनो फेराड, माइक्रो फेराड और पिको फेराड है। नैनो फेराड, माइक्रो फेराड और पिको फेराड है। छोटे मात्रक क्या रहेंगे? छोटे मात्रक पे हमें फोकस करना है, क्योंकि फेराड तो आपको बहुत मात्रक है, बहुत बड़े मात्रक है। छोटे मात्रक कौन से हैं? छोटे बात की मात्रक की बात करूं तो सबसे पहले क्या बोले? मिली माइक्रो, माइक्रो फेराड, मिली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइक्रो फेराड। फिर उसके बाद नैनो फेराड, नैनो मतलब बोलिए, नैनो मतलब नो, नए से नैनो, नए से नो, 10⁻⁹ माइक्रो मतलब 10⁻⁶। और है पीको, पीको मतलब कितने में होती है? पीको, पीको होती है 12 में, पीको फेराड। लेकिन ध्यान रखेंगे फेराड है, लेकिन कभी भी किलो फेराड, फेराड ही बहुत बड़ा मात्रक है, तो क्या किलो फेराड, फेराड का ही नाम नहीं आता, तो क्या किलो फेराड, किलो के बाद किलो मेगा फेराड और क्या गीगो फेराड। क्या ऐसे कोई मात्रक आपने देखे? तो आप कहेंगे सर ऐसे मात्रक हमने नहीं देखे, ये मात्रक आपके कभी भी नहीं हो सकती। लिख के और मैंने ऐसे कहा ताकि आपको, तो फेराड, फेराड लेकिन व्यवहारिक मात्रक नहीं है, व्यवहारिक है माइक्रो, नैनो और पिको फेराड, लेकिन ये मात्रक कभी नहीं हो सकती। और ये बात भी तुमको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि एक फेराड क्या होता है कि किसी कैपेसिटर के, किसी कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच अगर आप, यार ये ना मेरे को मजा नहीं आता जब तक ये प्रॉपर तरीके से लिखा, कि एक वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, एक वोल्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर अगर एक कूलम्ब आपका आवेश स्टोर हुआ है, तो उस कैपेसिटर की जो धारिता है वो कितनी है जी? फेराड है, एक फेराड है।
है ना। और फेराड आपका बाद में किसके इक्वल निकल के आ गया था, फराड आपका निकल के आ गया था किसके, कूलाम प्रति वोल्ट के साथ साथ 9 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर निकल के आ गया। ये बात आपको सारी ऑलरेडी पता थी, मैंने पहले बता दिया था। अब बात करते हैं जी धारिता की निर्भरता, कि धारिता किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन उस फॉर्मूले पर जाने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये वो फॉर्मूला है जो आपको लास्ट में याद करना है, क्या, C इज इक्वल टू, सी मतलब कैपेसिटेंस धारिता इज इक्वल टू ई नोट ई आर ए बाई डी, इसके पर पहुंचना है, इस पे पहुंचना है। लेकिन उससे पहले ये जो ई नोट है, ई आर है क्या चीज, ये ए क्या है, ये डी क्या है, उन्हीं सारे पॉइंटों को यहाँ लिख रखा है, उसको वन बाय वन करके पढ़ देंगे, बहुत ही आसान है। किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, ध्यान रखेंगे। समांतर प्लेट, गोलीय प्लेट, गोलीय कोई शेप होगी उसकी धारिता अलग होगी, लेकिन कोई मतलब दो तीन अलग भी होते हैं, लेकिन हमें समांतर प्लेट के सिलेबस को कवर करना होता है। समांतर प्लेट के संधारित्र, दो चालक प्लेट जो समांतर रखी है उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरा है, उसकी धारिता के बारे में बता रहे हैं। तो वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, पहला पॉइंट है जी प्लेट के क्षेत्रफल पर, ये डायरेक्ट याद भी कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ती है, धारिता को किससे बताते हैं जी, सी से। तो सी है, प्लेट के क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ती है, और क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई किसके, ए, पहला पॉइंट कर लिया। तो धारिता मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को किससे बताते हैं, सी से, तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल। तो प्लेट के क्षेत्रफल को किससे बता दिया गया, प्लेट के क्षेत्रफल को ए से बताया गया है, प्लेट के क्षेत्रफल को ए से बताया है। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से धारिता बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया है, प्लेट का एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा धारिता, जितना बड़ा एरिया प्लेटों का उतनी ही धारिता ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि उन प्लेटों के बीच में उतना ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका आवेश स्टोर हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की अगर दूरी ज्यादा होगी तो आपके लिए पता है कि चार्ज को स्टोर करना उतना ही मुश्किल होगा। प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है। प्लेटों की बीच की दूरी को डी से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी को डी को, जिस प्रकार से प्लेट के एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया, ए से, बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो भाई घटती है। तो धारिता मतलब सी, है ना, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, बीच की दूरी, बीच की दूरी को किससे बता दिया, डी से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इस बात का मतलब ये है कि बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो उसकी धारिता घटेगी। मतलब ऐसे समझो, बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो भाई बहुत ही कम क्षणिक मात्रा में आपने विद्युत सप्लाई अप्लाई की है, तो भाई वो कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं कर पाएगी। यानी कि जो आपके नेगेटिव ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो आपके विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं होगा। यानी कि दूरी आपको कम ही रखनी है, कम दूरी होगी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे प्लेट से प्लेट, क्योंकि आपके बैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ ऐसे ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जंप करेंगे तभी आपकी ये चार्ज, ठीक है। फिर है जी पेरा विद्युतिक माध्यम, पेरा विद्युतिक माध्यम पर, पेरा विद्युतिक माध्यम पर भी विद्युतशीलता बढ़ने पर धारिता बढ़ती है, और पेरा विद्युतिक माध्यम को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे, और पेरा विद्युतिक माध्यम को या तो के से रिप्रेजेंट कर लो, ये के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। लेकिन हमने इतना लफड़े में नहीं पढ़ना, पेरा विद्युतिक माध्यम बोला है तो इसको डायरेक्ट हम के इक्वल मान लेंगे, किसके इक्वल मान लेंगे भाई, के इक्वल मान लेंगे। और चाय ठंडी हो रही है, एक बार रोक के थोड़ी सी हल्की सी चाय की चुस्की ले जाए, फिर इसको तो पेरा विद्युतिक पदार्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं एप्सिलॉन से। तो धारिता सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन, यानी कि विद्युतशीलता, यानी कि विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी, विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी धारिता बढ़ेगी। अब विद्युतशीलता क्या है उसके लिए टेंशन मत लेना, पहले भी समझाया है आज भी समझाएंगे। पहले कहाँ समझाया है, आवेश वाले में, याद करो, एप्सिलॉन आया था, आवेश, यूनिट भी बताई थी अच्छे से, एप्सिलॉन वैल्यू भी बताई थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सारा कुछ बता चुका हूं। लेकिन परेशान मत होना, वहां पर यूनिट अलग थी, वहां पर यूनिट क्या निकली थी, वहां पर जो यूनिट निकली थी वो आवेश की जो निकली थी, आवेश के मात्रक के की निकली थी, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था, उसको पलट दिया था, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर थी। लेकिन यहाँ फेराड पर मीटर है, एक जगह हेनरी पर मीटर। परेशान मत होना, एक चीज आएगी, टेंशन मत लो। समझ में आया, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट,
प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा, उतना आपका धारिता स्टोर हो जाएगी। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना नुकसान होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्षणिक विद्युत धारा भेज रहे हैं वह भी नहीं जाएगी, चार्ज नहीं होंगे। और आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद्युतशीलता बढ़ने के साथ आपकी धारिता बढ़ती है, यानी कि उसके अंदर विद्युतशीलता, विद्युत के प्रवाह करवाएंगे तभी तो आपका स्टोर होगा। स्टोर करने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूज करेंगे। फिर है जी प्लेटों की संख्या, किस पे निर्भर करती है? प्लेटों की संख्या। अगर प्लेटों की संख्या को अगर n माना जाए, या यदि प्लेटों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट कर दूं? n से रिप्रेजेंट कर दूं, तो यहां पर प्लेटों की संख्या को n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बात को ऐसे लिख दिया जाएगा कि धारिता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n-1 के। n-1 क्यों ले रहे हैं सर? आपने n-1 क्यों लिया ये बता दो बस, बाकी तो और समझ में आ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी समझ में आ गया। ये n-1 क्यों लिया है? तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपकी ये दो प्लेट है, दो प्लेट है, तो पेयर के तौर पर काउंट करेंगे तो आपको पता है कि इनके बीच में अगर मैं एक प्लेट और लगा दूं, एक प्लेट और लगा दी, चलो एक और लगा देते हैं, चलो एक और लगा देते हैं। अब बताइए कितनी परत आपने डाइलेक्ट्रिक की भरी है? आप कहोगे सर एक ये भरी गई, एक ये भरी गई, एक ये भरी गई, एक ये भरी गई, टोटल कितनी भरी गई? 4। प्लेट को गिन के देखो, 1 2 3 4 5। समझ गए? यानी कि जो परत है डाइलेक्ट्रिक की वो हमेशा प्लेट से एक कम होगी। प्लेट से जितनी ज्यादा प्लेट होगी उतना ही आपकी मजबूती रहेगी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट को पास पास लेके आना, दूरी को कम करना, दूरी को कम कर रहे हैं इसका मतलब धारिता को बढ़ाना। प्लेट दूर दूर होगी, दूर दूर है उनके बीच में एक प्लेट और लगा दो, इधर भी सिरेमिक मटेरियल भर दो, इधर भी भर दो। जितनी ज्यादा प्लेट की नजदीकी होगी उतनी ही धारिता ज्यादा। तो प्लेट की संख्या हमेशा उस परत से क्या होती है? एक ज्यादा होती है। तो परत को कितना लेंगे, प्लेटों को कितने लेंगे? n-1। धारिता डिपेंड करेगी n-1, यानी कि प्लेट की संख्या ज्यादा होने पर, प्लेट की संख्या ज्यादा होने पर आपकी उस कैपेसिटेंस की धारिता भी बढ़ेगी। लास्ट है जी ताप। ताप, ताप, ताप के साथ कैसा रिलेशन है? तो हम कहेंगे ताप बढ़ने पर धारिता घटती है, ताप बढ़ने पर धारिता घटती है। कैसे जरा बताना? क्योंकि प्लेट क्या है? पीटीसी नेचर की है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया तो अब अंदर जाके चार्ज नहीं होगा, यानी कि पीटीसी नेचर की थी, यानी कि आपकी जो धारिता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इस बात का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी धारिता क्या होगी? कम होगी। लेकिन इस पॉइंट को यहाँ ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर उस फॉर्मूले में नहीं है, बस आप ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ने पर धारिता घटती है। थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि नीचे मेरे को स्पेस का यूटिलाइज करना है। पैराविद्युतिक पदार्थ की विद्युतशीलता में कमी आती है, यानी कि इस वाले पॉइंट को यहाँ लिखा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता में क्या आती है? भी कमी आती है, विद्युतशीलता में कमी आती है। तो इसी वजह से विद्युतशीलता में कमी आ रही है, विद्युतशीलता में कमी आ रही है, विद्युतशीलता में कमी आ रही है तो धारिता में कमी आ जाएगी। विद्युतशीलता में कमी आ रही है लिख रखा है ना, कि ताप बढ़ने पर धारिता घटती है क्योंकि पेरा विद्युतिक पदार्थ की विद्युतशीलता में कमी आती है। विद्युतशीलता में कमी आएगी, यानी कि विद्युतशीलता में अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब उसकी किस में कमी आ रही है? उसकी धारिता में भी कमी आ रही है। ठीक है, अब आ जाइए पहला और दूसरे पॉइंट पे फोकस कीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी। तो इस बात को लिखा जाए कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, है ना। कैपेसिटेंस डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के। दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्लेटों के एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बीच की दूरी। अब इसको भी कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था हमने। अच्छा, इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा दिया जाए तो ये बन जाता है जी आपका फिर विद्युत से। इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हमने किसका यूज किया? एप्सिलॉन का। वहां प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हमने किसका यूज किया था? के का यूज किया था। याद है क्या तुमको? याद है क्या? फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के स्क्वायर के। प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे कब? यहां लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा के फिर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया था? K लिख दिया था। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही K आपका क्या बनेगा? यही K आपका बनेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। यही चीज यहाँ फिर से रिपीट होगी, लेकिन यहाँ आप के वो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि के का तो वहां यूज कर लिया हमने। तो अब किसका यूज करेंगे? हम डायरेक्ट यूज करेंगे एप्सिलॉन यानी कि विद्युतशीलता। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
पहली इक्वेशन से क्षेत्रफल जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही धारिता बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही नुकसान होगा, धारिता घट जाएगी। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। प्रोपोर्शन के साइन को हटाया तो विद्युतशीलता आ गई। इसी विद्युतशीलता को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू में एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड बाय डायमीटर, और इसको किस में मापते हैं? इसको मापते हैं कि फेराड में मापते हैं, फेराड में। ये बन गई जी आपकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, और ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक बातों को लिख दूं। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी है, यानी कि ये आपकी विद्युतशीलता है। और इस विद्युतशीलता के बारे में, है ना, विद्युतशीलता के बारे में बड़ा डिटेल से अगले पेज पे लिख रखा है। और ये एप्सिलॉन आपका किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे है, टू बी कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, इसको पूरा करके याद करते हैं। लेकिन मोटा मोटा समझ में आ गया किन किन चीजों पर निर्भर किया? प्लेट के एरिया पर, प्लेट के बीच की दूरी पर, पेरा विद्युतिक विद्युतशीलता पर, और आपके प्लेटों की संख्या पर, और किसका? ताप पर। किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युतशीलता एप्सिलॉन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट के एरिया पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीच की दूरी कर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी कैपेसिटेंस आपकी घटती है। ठीक है, अब देख लेते हैं जी विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिविटी का साइलेंट क्या है? एप्सिलॉन। क्या है जी? एप्सिलॉन। कहता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है, जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध को मापता है, विरोध का माप को बताता है। यानी कि जो आप काम करने वाले थे, उस काम को करने के दौरान वहां कोई अनक, जैसे आप कोई अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले तो रोका टोकी होती है। हर अच्छी चीज की शुरुआत, है ना, नेगेटिविटी से होती है, ये फैक्ट है। तो वहां कुछ एक लोग टूट जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ एक लोग बिखर के दोबारा से एकजुट होके संवर जाते हैं और वही आगे जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ अच्छा करने वाले थे, कैपेसिटर को चार्ज करने वाले थे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कुछ एनर्जी स्टोर करने वाले थे। स्टोर करने के दौरान किन्हीं ने आनाकानी की, जैसे टेम्परेचर ने किया, बीच की दूरी की गैप ने किया, है ना, किया ना। और कहीं ना कहीं भाई ये भी देखा गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ने के साथ हैंड बैंड जो भी हुई, तो वहां जो विरोध पैदा हुआ, उस विरोध को ही हम किस में मापते हैं? परमिटिविटी मापते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न किए जाने पर पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध के माप को क्या कहते हैं जी? परमिटिविटी कहते हैं। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता विद्युत को सरलता से बहाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो विरोध आया उसको माप लिया, परमिटिविटी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? फेराड प्रति मीटर है। क्या है जी? फेराड प्रति मीटर। और एक विद्युतशीलता परमिटिविटी का उस टाइम हमने मात्रक देखा था, वो क्या निकल के आया था पता है? वो निकल के आया था जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर को पलटा था, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ आपको आवेश में। इसकी वहां पर वैल्यू भी लिखी थी मैंने, है ना, लेकिन वो याद रखना है सिर्फ आपको आवेश में। और यहां आपको, यानी कि कैपेसिटर के सेंस में जो परमिटिविटी आ रही है, जो आपने फॉर्मूला निकाला है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इनटू में A बाई डी, उसमें आपको परमिटिविटी में यूनिट ध्यान रखनी है, वो है फेराड प्रति मीटर। क्या है जी? फेराड प्रति मीटर। इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? निर्वात की विद्युतशीलता के संदर्भ में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बोलेंगे विद्युतशीलता परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये यूनिट लेस है। बच गई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपकी निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इस वजह से इसको भी हम निर्वात की विद्युतशीलता के सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात तो बोल रखी है कि इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। ये बात ना समझ में आई, ये तो आई ना। यूनिट क्या है? फेराड प्रति मीटर। परमिटिविटी किसी भी चालक पदार्थ में जो चालकता आएगी उसके विरोध को मापते हुए हम परमिटिविटी को बताते हैं। परमिटिविटी को फेराड प्रति मीटर। परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। अब देख लीजिए निर्वाह या निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वाह या निर्वात की विद्युतशीलता जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मैंने उस टाइम बताया था कि इस ओ को पढ़ेंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ओ साइलेंट करके पढ़ेंगे, और इसकी वैल्यू होती है जी 8.85 गुना में 5 को थोड़ा सा लकवा सा मार
कहते हैं 8.85 गुना में 10 की पावर -12 और यूनिट क्या है फेराड प्रति मीटर, फेराड प्रति मीटर। ठीक है। सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता वो निर्वाह की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वाह की विद्युतशीलता के नाम से जानी जाती है। यह है सापेक्ष आपेक्ष विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू को लिखते हैं ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 1। किसके लिए? तो कहेंगे हवा व निर्वात के लिए, हवा व निर्वात के लिए। निर्वात जहां पर कुछ भी मौजूद ना हो, वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। और ये क्या होती है जी? ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है? यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन होती है। तो बताइए, हमने देखा ई नोट, ई इज इक्वल टू ई नोट और ई आर। अब पता लगा इसकी वैल्यू तो हमने 1 बता दी, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई, है ना? है ना? ये तो यूनिट लेस हो गया, ब्रैकेट में लिख काटा मारा है तो ये यूनिट लेस। इसकी जो यूनिट है वो आई फेराड प्रति मीटर। अब बताओ इस पूरे में यूनिट किसकी आ रही है? इस पूरे में यूनिट आ रही है जी आपकी, आपकी निर्वाह की विद्युतशीलता। इसकी यूनिट आ रही है, इसकी तो है ही नहीं, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी भी यूनिट हो जाएगी जी फेराड प्रति मीटर। इसको भी किस में मापते हैं? फेराड प्रति मीटर में मापते हैं। और यही बात बोली थी कि ये वाली है वो यूनिट लेस है, तो इसको फेराड प्रति मीटर में मापते हैं। ये है क्या? ये है निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वाह की विद्युतशीलता। तो इस वजह से परमिटिविटी को किस सापेक्ष में जाना जाता है? निर्वाह की विद्युतशीलता के सापेक्ष में जाना जाता है। लेकिन तुमको बस ध्यान रखना है, निर्वाह की विद्युतशीलता 8.85 गुना 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर। इसकी वैल्यू हवा निर्वात के लिए 1 होती है, ये यूनिटलेस होती है। संधारित्र की धारिता मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में भर भर के पूछा जाता है, इग्नोर मत कर देना, है ना? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसकी वैल्यू -12 है, -12 यानी कि 12 जीरो से भाग करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि निर्वाह की विद्युतशीलता का मान सबसे कम होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है ना? मिनिमम वैल्यू होती है, जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी वैल्यू 1 है, ये क्या होती है जी? मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विद्युतशीलता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि भाई मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इनके बीच में आपकी परमिटिविटी है। वो अलग-अलग मटेरियल की अलग-अलग होती है। किस प्रकार का मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कॉमन सेंस में निर्वाह की विद्युतशीलता 8.85 गुना 10 की पावर -12, ये 12 को नीचे लेके जाएँगे, इसको 2 जीरो से पहले ही है, 12 जीरो तेरी कहाँ जाके छोड़ेगा? तो वो तो बहुत ही कम हो गया, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। हवा और निर्वात में रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब 1 और उस वैल्यू के बीच में ही रहती है, तो इससे ज़्यादा नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रहा था? संधारित्र की धारिता कभी भी सप्लाई आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर व प्लेटों की मोटाई पर यानी कि उसकी विड्थ पर कभी भी निर्भर नहीं करती। ये फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने, है ना? कभी भी वो फ्रीक्वेंसी, है ना? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, है ना? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर और उसकी विड्थ पर कभी भी निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर करती है? प्लेट के एरिया पर, प्लेट के बीच की दूरी पर, प्लेट के अंदर जो आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है उसकी विद्युतशीलता पर। विद्युतशीलता में एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव एब्सोल्यूट 8.85 गुना 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर, और वो है 1, और 1 है तो यूनिट लेस है। तो ओवरऑल विद्युतशीलता की जो यूनिट है वो फैराड प्रति मीटर होगी। और किस पर निर्भर करती है? प्लेट की संख्याओं पर। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n-1, क्योंकि जितनी प्लेट है उससे कम आपकी डाइलेक्ट्रिक परत आएगी। और किस पे निर्भर करती है? ताप। होप सो मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अब आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहता है, तो इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से एक-एक चीज़ों को आपके माइंड में सेट किया जाएगा। आप इनरोल कर सकते हो मात्र ₹499 में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिंगल क्वेश्चन मैं आपका गलत नहीं होने दूँगा। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच, इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ाने के लायक हो जाएँगे और कुछ भी नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लास कैसी थी? आपके राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। गला सूख गया आप चाय पीने के बाद भी, तो अब चलते हैं। बाय बाय, टेक